हमारे देश में ऐसे कोई भी पार्टी नहीं है जो परिवारवाद से अछूत है। मतलब तेजस्वी यादव से बातचीत हो गई है कि हाँ टिकट आपको मिल ही जाने वाली है इस बारी? तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगी कि एक मुझे ऐसा मौका दे कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूँ। ज़्यादा मैं मिली राबड़ी मैडम से हूँ और उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। आपको पता चलता है कि कोई आरजेडी ज्वाइन किया तो पहले आप लोग क्वेश्चन करते हो कि क्यों आरजेडी ही क्यों, जंगल राज एंड व्हाटएवर। जंगल राज का जो ये पर्टिकुलर नेम टैग है ना, ये किसी की मेंटल क्रिएटिविटी है। बीजेपी ज्वाइन किया तो उसको ऑटोमेटिकली एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग पहले ही पब्लिश कर देते हैं। जो लोग उनको नापसंद करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने गरीबों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आवाज़ दी है। तो क्या हम ये मान के चले कि आप अपने पति के बदौलत चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? कि मेरे पास सफिशिएंट है एक बहुत बेटर लाइफस्टाइल कंटिन्यू करने का। हमारे प्रायोरिटीज़ है पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और कमाई। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं। नए नए चेहरे भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रश्मि है। रश्मि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि जी के परिचय के बारे में बात करें तो इनके पति जो हैं वो आरजेडी से एमएलसी हैं और पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है वो रश्मि जी का नहीं है और वो चाहती हैं कि वो चुनाव लड़ें और जनता की सेवा में लगातार उपस्थित रहें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या हम ये मान के चले कि आप अपने पति के बदौलत चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो चुनाव का ऐसा कोई मेन पर्सपेक्टिव नहीं है कि चुनाव ही लड़ना है, और दूसरी बात है ऐसी बात नहीं है कि वो हैं इसीलिए मैं जा रही हूँ। ऐसा इसमें कोई ऐसा आइडिया नहीं है। आप ये गलत अटकल लगा रही हैं। पॉलिटिक्स में आने का मेरा एक ही मकसद हमेशा से रहा है। जैसे मैं जब अपना होम टाउन जाती हूँ, जो मेरा ससुराल है, जो हमारा जो क्षेत्र है, जो चनपटिया विधानसभा जहाँ मेरा ससुराल आता है, वहाँ जब मैं जाती हूँ और वहाँ के लोगों से जब मैं रूबरू होती हूँ, जब उनसे मिलती हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खामियाँ उस एरिया में, बहुत सारी जो ड्रॉबैक्स है मुझे नज़र आती हैं, जो हमारे देश के बाकी राज्यों के, बाकी शहरों के अगर आप तुलनात्मक ढंग से देखें तो उनके तुलना में वो अभी बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड, बहुत ज़्यादा अपने पॉलिसीज़ को और बहुत ज़्यादा अपने न्यू आइडियाज़ को, इनोवेटिव आइडियाज़ को अभी तक वो लोग नहीं अपना पाए हैं। जो कि मुझे लगता है कि अगर वैसा किया जाए, अगर कुछ इस तरह से नयापन लाया जाए तो शायद उस एरिया का विकास और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। अगर आपकी पहचान के बारे में बात करें तो आपके जो पति हैं वो आरजेडी से एमएलसी हैं और आप भी चाहती हैं कि चुनाव लड़ें और लोगों के बीच जाकर अपने जो समस्याएं हैं और जो लोगों की समस्याएं हैं ख़ास तौर पर उनको सुने। कैसे आप जाएंगी और क्या आपका मेन मुद्दा रहेगा लोगों के बीच जाकर के संवाद स्थापित करने का? देखिए, पहली बात मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ कि मेरा जो स्कूलिंग और ग्रेजुएशन है वो मैंने जमशेदपुर से किया है। आपको ये पता ही होगा कि बिहार झारखंड अलग ऑलमोस्ट 2000 में हुआ है, तो उससे पहले मैं भी बिहार का हिस्सा रही हूँ। तो और उसके बाद स्कूलिंग ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने कैबिन क्रू का प्रिपरेशन किया है। मैं कुछ दिन तक एयर सहारा में मैंने जॉब भी किया है। और उसके बाद फिर मेरी शादी की बात यहाँ हो गई वेस्ट चंपारण में, जो कि मेरा ससुराल है। मेरी शादी हुई, फिर मेरा ससुराल है चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में मेरा ससुराल आता है। तो माननीय एमएलसी जी से मेरी शादी हुई और शादी के बाद मैं कम्प्लीटली बिहार आ गई। उसके बाद मेरी 2 बच्चियाँ हुई। मैं पूरी तरह से अपने हाउसवाइफ वाले जो ड्यूटीज़ हैं मैं उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। अपने हस्बैंड के साथ मैंने हमेशा जब इनिशियली वो बिज़नेस शुरू किए तभी भी ही स्टार्टेड हिज बिज़नेस फ्रॉम स्क्रैच। तो स्क्रैच से ही हमने भी शुरू किया, तो मैं उनके साथ कोऑपरेट करती थी हमेशा। जैसे अगर आप खुद बाहर जा रही हैं तो आपको बाहर के बारे में बहुत कुछ पता रहता है, तो जब आपके हस्बैंड घर आते हैं तो आप उनसे डिस्कस करते हैं, आपको लगता है कि आपको भी बहुत कुछ जानना चाहिए, आप भी कुछ न्यू आइडियाज़ दे सकते हैं। तो उस तरह से वो बिज़नेस में प्रोग्रेस करते गए। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद अभी लास्ट 3 इयर्स पहले वो चुनाव वहाँ से जीते हैं, एमएलसी का चुनाव वहाँ से जीते हैं। तो उनको देखने के बाद अब जैसे मेरी बच्चियाँ बड़ी हो चुकी हैं, अब दोनों बोर्डिंग स्कूल्स में हैं, तो अब मुझे लगता है कि मेरे पास सफिशिएंट है एक बहुत बेटर लाइफस्टाइल कंटिन्यू करने का। पर मुझे लगता है कि मुझे इनके साथ मिलके अगर मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए अगर कुछ कर पाऊँ, अगर मैं उनको कुछ आगे बढ़ा पाऊँ, अगर मैं हमारी पार्टी से रिलेटेड जो मोटिव्स है अगर मैं उनके सामने रख पाऊँ, तो मुझे लगता है कि शायद मैं उनके साथ काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और काम करने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं ये सवाल आप पर उठ सकता है क्योंकि आरजेडी में लगातार ये चीज़ें सामने निकल कर के आती हैं परिवारवाद की।
आप भी कहीं ना कहीं उसी से ताल्लुक़ रख रही हैं, आपका भी कहना है कि अपने ही क्षेत्र में और हस्बैंड के साथ ही, तो आरजेडी से ही क्यों लड़ना चाहती हैं आप? ये तो आपके ऊपर या फिर टैग लग जाएगा कि आप तो परिवारवाद कर रही हैं। देखिए, परिवारवाद की बात आप जहाँ तक करती हैं, मुझे लगता है कि आज हमारे देश में ऐसे कोई भी पार्टी नहीं है जो परिवारवाद से अछूत है। ये तो आप मानती हैं ना कि कोई भी पार्टी नहीं है जिसमें परिवारवाद से जो अछूता है। हर पार्टी में मैं आपको गिनवा सकती हूँ, इन योर फिंगर टिप्स आई कैन मेक यू काउंट। ऐसे बहुत जैसे अब जैसे वो आप खुद जानती हैं, आप ज़्यादा फील्ड में रहती हैं तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई भी, जैसे हमारी क्षेत्र की जनता जो है वो इतनी नासमझ नहीं है कि कोई किसी को वोट सिर्फ इस बेसिस पे दे कि कोई किसी का पिता है या कोई किसी का पुत्र है या कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी का भाई है या कोई किसी का कुछ भी है। ठीक है, मुझे लगता है उनको ये अच्छे तरीके से पता रहता है कि वो किसको वोट कर रहे हैं, क्यों वोट कर रहे हैं। उनसे कहीं ना कहीं उनके आइडियोलॉजी से वो प्रभावित रहते हैं, उनके पर्सनालिटी से वो अट्रैक्ट होते हैं। उनको अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, बिहार में उनको लगता है कि वो पर्टिकुलर कैंडिडेट में वो अपना फ्यूचर देखते हैं, बिहार की लीडरशिप का फ्यूचर देखते हैं, इसीलिए वो उनको वोट करते हैं। तो मैं परिवारवाद वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको पूरी तरह से आई डोंट एग्री टू इट एक्चुअली। बेतिया के चनपटिया से आपके जो हस्बैंड हैं वो एमएलसी हैं, वहाँ से आप भी चुनाव लड़ना चाहती हैं, लोगों के बीच जाना चाहती हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं वो सुनना चाहती हैं। ऐसे में क्या देख रही हैं, वहाँ से ही क्यों आप? देखिए, एक्चुअली मैं वहाँ की वोटर हूँ, वो मेरा ससुराल है और मेरी शादी 2009 में हुई थी, तभी मैंने वोटर लिस्ट में वहाँ पे मैं रजिस्टर्ड हूँ। तो मैं वहाँ पे वोट देती हूँ, मेरा वही क्षेत्र है। तो ऑब्वियसली वो जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आप जो है, आप सुधार का काम अपने घर से शुरू करेंगे, है ना। अगर आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, अगर आप कुछ नया प्रोग्रेसिव थॉट्स रखती हैं, तो आप इनिशिएट कहाँ से करेंगे? अपने घर से। बिल्कुल, अपने घर से, अपने रिलेशंस में, अपने जो अगल बगल के लोग हैं उनको आप देख के आप मोटिवेट होती हैं कि भैया इनके लिए कुछ काम करना है, या इनको ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, या ये चीज़ें जो ऐसे लाइंड अप है ऐसे लाइंड अप नहीं होना चाहिए। आप जब दूसरे सिटीज़ में जाती हैं तो वहाँ का जो नेचर है, वहाँ का जो कल्चर है, आपको लगता है कि हम लोग अभी बहुत पिछड़े हुए हैं उनके कंपैरिजन में। तो आपके ऑब्वियसली मन में एक सवाल उठता है कि व्हेन दे कैन डू इट, व्हाई नॉट अस, राइट? दैट्स व्हाट। आप इतने कॉन्फिडेंट के साथ बोल रही हैं, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, क्या मतलब तेजस्वी यादव से बातचीत हो गई है कि हाँ टिकट आपको मिल ही जाने वाली है इस बार? तो देखिए, तेजस्वी जी से मैं जितनी बार भी मिली हूँ वैसी कुछ मेरी ऐसे बातचीत नहीं हुई है। ज़्यादा मैं मिली राबड़ी मैडम से हूँ और उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। उनका जो बात करने का तरीका है, या जो वो जिस तरह से एड्रेस करती हैं किसी को भी, वो बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से, अपने से छोटे हों या बड़े हों, हर किसी को वो एड्रेस करती है, जितना तक मैंने देखा है। और निश्चित तौर पे मैं कह सकती हूँ कि वो एक बहुत प्रभावशाली महिला हैं। उनसे बात करने के बाद आप पे एक गहरा प्रभाव पड़ेगा उनके व्यक्तित्व का। लेकिन जहाँ तक तेजस्वी यादव जी से मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई है पार्टी को लेके, टिकट को लेके, या क्षेत्र में या चुनाव लड़ने को लेकर से कोई बात नहीं हुई है। हमारी पार्टी जो है वो महागठबंधन की पार्टी है। इसमें और भी बहुत सारे अलायंस पार्टीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये आगे ऊपर के लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस इस लायक समझती हैं कि वो अपने उस क्षेत्र से, उस पर्टिकुलर एरिया से वो किसको नॉमिनेट करें। जब आप चुनावी मैदान में उतरेंगी, जब आप अपने क्षेत्र में जाएंगी, पूरा क्या रोड मैप रहेगा आपका? देखिए, जैसा कि रोड मैप अगर आप कहिए तो हमारे पार्टी का भी मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ है, और उनका विजन और मोटो भी हमेशा से ये रहा है। हमारे प्रायोरिटीज़ है पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और कमाई। जो प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ के बच्चों का, मुझे लगता है वो अप टू द मार्क नहीं है जो होना चाहिए। जो अप टू द मार्क पढ़ाई होना चाहिए वो अप टू द मार्क नहीं है। जो और प्राइमरी एजुकेशन अगर आप अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो आपके लिए आगे की जो है वो ज़्यादा इजी हो जाता है, वो ज़्यादा बेटर आप सोच सकते हैं, अपने लिए समझ सकते हैं, क्योंकि आपका जो फाउंडेशन है वो एक बार बेस अगर स्ट्रांग हो जाता है तो मेरी जो प्राथमिकता रहेगी वो प्राथमिक जो शिक्षा है बच्चों की वो रहेगी फर्स्टली। सेकेंड, अगर आप देखिए तो हमारे यहाँ चिकित्सा का जो हाल है वो बहुत अप टू द मार्क नहीं है। अभी एट प्रेजेंट हमारे यहाँ कोई भी महिला चिकित्सा नहीं है हमारे क्षेत्र में। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 60,000 करोड़ बजट है हेल्थ का और एक महिला चिकित्सा क्षेत्र में नहीं है। तो ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी महिलाओं को वो चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाता है जो देश की बाकी महिलाओं को मिलता है या राज्य की बाकी महिलाओं को मिलता है।
तो वो क्यों वंचित रहेंगी उनसे। उनको भी जानना ज़रूरी है कि उनके लिए क्या ज़रूरी है, और एक बार महिला शिक्षित हो जाती हैं तो वो अपने परिवार को बेहतर ढंग से चला पाती हैं। तीसरा जो मेरा मुद्दा है वो सिंचाई है। सिंचाई इसलिए क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है वो एक एग्रीकल्चर लैंड है, राइट। तो अगर आप देखिए तो ज़्यादातर का जो लोगों का ऑक्यूपेशन वहाँ पे एग्रीकल्चर है। जो शुगर केन का जो खेती होता है, या जो गन्ने की खेती, या जो वीट की खेती होती है, वो उनका जो मेन जो ऑक्यूपेशन है वो है। लेकिन मुझे लगता है कि बाकी राज्यों के तुलनात्मक ढंग में वो सुविधाएं हमारे किसान को नहीं मिलती है, जिससे कि वो अपना पर हेक्टर जो यील्ड है वो उसको इम्प्रूव कर सके और बेहतर कमाई करा सके और बेहतर उससे लाभ ले सके। और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो उनको नहीं मिल पाती है। जैसे आप देखिए तो इरिगेशन फैसिलिटीज़, क्योंकि वो लोग पूरी तरह बारिश पे डिपेंडेंट हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो या बेटर सीड्स हो, इस तरह की कोई भी फैसिलिटीज़ या कोई भी जानकारी उन तक पहुंच नहीं पाती है। तो मेरा एक मकसद ये भी है कि किसान के लिए, कृषि के लिए एक हेल्प डेस्क तैयार किया जाए, जहाँ की वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बता सकें और उनको उचित सलाह वहाँ पर मिल सके। चौथी जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है कि सब में से इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है कमाई इन द सेंस कि आप एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट, हमारी जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट की, आज पढ़ लिख के भी बहुत लोग बैठे हैं अनएम्प्लॉयड। बहुत लोग मजबूर हैं पढ़ने लिखने के बाद भी एम्प्लॉयमेंट के लिए दूसरे राज्यों में जाने के लिए। दे डोंट डू इट बाय चॉइस, मजबूरी में उनको ये करना पड़ता है। किसको नहीं पसंद है अपने घर में अपने परिवार के साथ रहना, और वहाँ जाते हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन भी, अपने तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। तो मेरा मोटो है कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले, जो कि हमारी माननीय तेजस्वी जी का भी एक बहुत बड़ा मसला रहा है। ये पिछले उनके कार्यकाल, जो उनका 17 महीने का कार्यकाल था, उसमें उन्होंने लगभग 5 लाख से ऊपर नौकरियाँ बांटी हैं। तो मैं पूरी कॉन्फिडेंट हूँ कि तेजस्वी जी इस पर और काम करेंगे और एक बेहतर रिजल्ट आएगा, जिससे युवाओं को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। जैसे आपने शुरुआत में ही आपने बोला कि मैं हाउसवाइफ हूँ और अब मैंने जो शुरुआत मैं कर रही हूँ, तो हाउसवाइफ से राजनीति में आने के लिए किसने इंस्पायर किया आपको? देखिए, मेरी 2 बच्चियां हैं, मैं आपको बताई, दोनों की पढ़ाई होम प्राइमरी एजुकेशन दोनों का हो गया है, तो दोनों हाई एजुकेशन के लिए बोर्डिंग स्कूल्स में हैं। तो अब मैं कहिए तो मैं अपने क्षेत्र में अब मैं घर पे जो अपने बच्चियों को टाइम दे रही थी, अब वो टाइम मेरे पास है। मैं अपने हस्बैंड के साथ बिज़नेस में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करती हूँ, उनके साथ मैंने किया है बहुत काम। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ हाउसवाइफ में ही अपने आप को क्यों लिमिट करूँ मैं। Why limit yourself to just a housewife? You are a citizen of this country, right? You are a voter of this state, right? So if you are a member of this if you are a voter of the state, you are going to your area, आप पढ़े लिखे हो तो आपको ये बेनिफिट है आपको कि आपको कुछ ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। और जब आपको समझ में आती है कि ये चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, तो आप अंदर से इंस्पायर होते हो कि इसको मुझे ठीक करना है, इसको मुझे लाइन लेंथ पे लाना है। ये चीज़ें जैसी होनी चाहिए, जो नॉर्मल है ये नॉर्मल नहीं है, तो इसमें आप डिफरेंशिएट कर पाते हो। तो मुझे लगता है कि जब मैं अपने क्षेत्र में जाती हूँ, वहाँ के लोगों से मिलती हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है उनके पास, जो कि उनको खुद भी इस बारे में नहीं पता है। क्योंकि आप बाकी राज्यों की तुलनात्मक में आप देखिए, महिलाएं जो हैं वो उतनी सशक्त नहीं हैं। आपने जो बैंक का अकाउंट खुलवाया है, कितनी महिलाएं हैं जिनका नहीं है। कितनी आपने उज्ज्वला योजना के तहत आपने हम लोगों से सब्सिडी ले ली, आप सब्सिडी छोड़िए, हम लोग देंगे सिलेंडर, कितनों को मिला सिलेंडर, कितनों को मिला? ये डेटा तो पब्लिश करना चाहिए ना सरकार को। तो बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, ऐसी खामियां हैं जो मुझे हाउसवाइफ से निकाल कर अब मुझे लगता है कि मुझे जन सेवा में इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। कई बार क्या होता है रश्मि जी कि लालू परिवार की हम बात करें तो उन पे आरोप लगते रहते हैं कि जंगल राज, और कितने सारे लोग हैं जो पसंद नहीं करते हैं। इस पर क्या कहेंगी? देखिए, जंगल राज जो है ना, मुझे लगता है आप भी उसी पार्टी में हो सकता है शामिल होने वाली हो। नहीं, पार्टी तो मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ, पार्टी में ज्वाइन किया है मैंने। और
पार्टी ज्वाइन करने के लिए आप लोग बीजेपी से तो ये बात नहीं पूछते हैं। अगर कोई बीजेपी ज्वाइन करता है तो आप उससे जाकर तो ये बात नहीं पूछते। आप लोग का माइंडसेट है कि बीजेपी ज्वाइन किया तो उसको ऑटोमेटिकली एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग पहले ही पब्लिश कर देते हो कि भैया कैरेक्टर सर्टिफिकेट इनको मिल गया, ये बीजेपी ज्वाइन कर लिए है, अब तो ये इनको क्लीन चिट ऐसे मिल गया। और जब आपको पता चलता है कि कोई आरजेडी ज्वाइन किया तो पहले आप लोग क्वेश्चन करते हो कि क्यों आरजेडी ही क्यों, जंगल राज एंड वॉट। तो मुझे लगता है कि जंगल राज का जो ये पर्टिकुलर नेम टैग है ना, ये किसी की मेंटल क्रिएटिविटी है। रीज़न क्या है मैं आपको बता रही हूँ। आप तो ये मानती हैं कि बहुमत से इलेक्शन वोटिंग से सरकार बनती है, राइट? किसी भी सरकार पे अगर ऐसा नेम टैग रहता, आप पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे देखिए 2020 में जो हुआ है। 114 ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि हम लोग 7 सीट से बहुमत से पीछे रह गए हैं। जो 7 सीटें हमने लूज़ करी है, बहुत मार्जिनल वोट से हमने लूज़ करी है। तो उस विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी आरजेडी जो है वो बिहार की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर निकली है। अग्री, राइट? तो अगर जनता को ऐसा कुछ लगता, अगर ऐसा कुछ वास्तविक होता, तो इस लेवल का आशीर्वाद, इस लेवल का प्यार वोट के माध्यम से जनता हमें नहीं देती। सही है। तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके जो आरजेडी आज उभरी है, वो इस बात का गवाह है कि जनता ने जो है वो इस जंगल राज के नेम टैग को सिरे से खारिज कर दिया है। और मैं भी अब खारिज कर रही हूँ। मैं भी एग्री नहीं करती इस टर्म से। आई एम सॉरी। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। आप अपने क्षेत्र में जाएंगी, जनता से क्या अपील करने वाली हैं? आप क्या कहना चाहती हैं? जनता से मेरी एक ही अपील रहेगी कि मैं उस क्षेत्र की बहू हूँ और उन्होंने बेटा पे विश्वास जताया है। अभी कुछ टर्म पहले वहाँ की एक विधायक रही हैं माननीय कीर्ति जी, वो बहू रह चुकी हैं हमारे कंस्टिट्यूंसी से। उनको उन्होंने आशीर्वाद देकर उन्होंने उनको जिताया है, उनको मौका दिया है कि वो जनसेवा करें। मेरे पति जो वहाँ के बेटा हैं, उनको उन्होंने मौका दिया है कि वो जनसेवा करें, उन पर भरोसा जताया है। तो अगर मेरी पार्टी इस लायक समझती है, अगर मुझे पार्टी नॉमिनेट करती है, तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगी कि एक मुझे ऐसा मौका दे कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूँ। लोग लालू यादव को नापसंद क्यों करते हैं, इस पे क्या राय करते? देखिए, मुझे लगता है कि लालू जी को जो लोग नापसंद करते हैं, और वो लोग इसलिए नापसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनका जो नाम जुड़ा है कुछ भ्रष्टाचार से या स्कैम से जुड़ा है। मुझे लगता है कि जो लोग उनको नापसंद करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने गरीबों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आवाज़ दी है, उनको आगे लाने का काम किया है, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताया है, उनको उनके अधिकारों से अवगत कराया है। तो कुछ पर्टिकुलर लोग जो लालू यादव को नापसंद करते हैं, मुझे लगता है इसके पीछे रीज़न यही है। चुनाव प्रचार में हमेशा एनडीए मोदी जी को ही क्यों प्रमोट करती हैं? मुझे लगता है क्योंकि उनके पास दूसरा कोई यूएसपी नहीं है मोदी जी को प्रमोट करने के अलावा। और वो अब उनको बस वही एक फेस है, वो हर जगह वही फेस देख के चुनाव लड़ते हैं। हमेशा जब आप देखिए कि चुनाव नज़दीक आता है तो उनकी रैलियों की संख्या बढ़ जाती है। वो जहाँ जिस भी क्षेत्र, जिस भी स्टेट में चुनाव हो, पहले मोदी जी को ही वहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। तो मुझे लगता है कि उनके पास दूसरा कोई यूएसपी नहीं है। उनको लगता है कि मोदी जी का ही जो व्यक्तित्व है वही इतना प्रभावशाली है कि लोग उनके बहकावे में आ जाएंगे। और दूसरा चीज़ मुझे ये भी लगता है कभी कभी कि हो सकता है कि उनके पास बिहार में कोई वैसा फेस नहीं है जिन पे वो भरोसा जता पाएँ, जिनको वो इस लायक समझे, इस काबिल समझे कि वो चुनावी मैदान में उतार सके कॉन्फिडेंस के साथ। और कई बार ऐसा होता है कि जातिवाद से जो है वो आरजेडी का नाम जोड़ा जाता है, आरजेडी जो पार्टी है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आरजेडी जो पार्टी है वो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या एक पर्टिकुलर रिलीजन तक सीमित नहीं है। आज हमारी पार्टी जो है वो A to Z की पार्टी है। हर जाति से, हर क्षेत्र से जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको हमने मेंबर बनाने का काम किया है, उनको हमने सामने लाने का काम किया है ताकि वो हर जाति के जो अधिकार है, जो मानव अधिकार है, उसको पार्टी में ला सकें, उसको सदन में ला सकें। तो मैं इस बात से नहीं एग्री करती हूँ कि आरजेडी एक जातिवाद से रिलेटेड कोई पार्टी है या जातिवाद से इसका संबंध है कोई। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 अब कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं। ऐसे में जो संभावित प्रत्याशी हैं वो भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ फैसला आगे निकल कर आने वाला है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड।
आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।